नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनम सिंह और आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। वक्त हो गया है शाम 6 बजे का और आपको खबरों से रूबरू कराते हैं। तो आपको बता दें कि संकल्प और वादा विकास सबसे ज्यादा। तो बीजेपी ने चुनावी वादों का पिटारा खोल दिया है। रविवार को बीजेपी ने मोदी की गारंटी नाम से संकल्प पत्र जारी किया है। संकल्प पत्र कई बड़े वादे किए हैं। आपको बता दें कि जिनमें गरीबों के लिए मुफ्त राशन योजना 2029 तक चलाई जाएगी या 70 साल से ऊपर के बुजुर्गों को आयुष्मान योजना के तहत 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज दिया जाएगा। जानकारी के मुताबिक भाजपा के घोषणा पत्र में कई बड़े ऐलान किए गए हैं। घोषणा पत्र में 24 गारंटियां दी गई हैं, जिनमें गरीब परिवारों की सेवा की गारंटी, मध्यम वर्ग को गारंटी, नारी शक्ति के सशक्तिकरण की गारंटी और युवाओं को अवसर की गारंटी आदि शामिल है। श्री रवि कुमार ये युवा है और इन्होंने गाजियाबाद के निवासी है। सुमंगला योजना से नवरात्रि के छठे दिन हम सभी मां कात्यायनी की पूजा करते हैं और मां कात्यायनी अपने दोनों भुजाओं में कमल धारण किए हुए हैं। ये संयोग भी बहुत बड़ा आशीर्वाद है। इनके सब के साथ सोने में सुहागा। आज बाबा साहब आंबेडकर की जयंती भी है। ऐसे पावन समय में आज भाजपा ने विकसित भारत के संकल्प पत्र को देश के सामने रखा है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं प्रवेश शर्मा। प्रवेश, आज बीजेपी की तरफ से संकल्प पत्र जारी किया गया और उसमें 24 गारंटियां शामिल की गई हैं। बिल्कुल, देखिए आज अम्बेडकर साहब की जयंती है। जयंती के उपलक्ष्य में जो है बीजेपी ने अपना संकल्प पत्र जारी किया है, जिसमें विशेष रूप से कई लाभान्वित योजनाओं को जो है जनता के सामने रखा है। और लोकसभा चुनाव में तीसरी बार अपनी जीत का दावा करने के लिए जिस तरीके का यह संकल्प पत्र है, जिसमें साफ तौर पर प्रधानमंत्री मोदी की गारंटी की बात की गई है। कई तरीके के योजनाएं जो है इसमें जोड़ी गई है। विशेष रूप से 5 साल तक जिस तरीके से राशन मुफ्त मिलेगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि 70 साल से ऊपर के जो सीनियर सिटीजन है, बुजुर्ग हैं, उनका इलाज 5 लाख से रुपए तक का जो है इसमें जोड़ा गया है। इसके अलावा तमाम ऐसी योजना है जिसको लेकर कहीं ना कहीं किसानों को, युवाओं को, नारी को, गरीब तबके को कहीं ना कहीं फायदा पहुंचाने की कोशिश की गई है। और सीधे तौर पर कहूँ तो सिर्फ और सिर्फ लोकसभा चुनाव को देखते हुए ये संकल्प पत्र में लोक लुभावन जो है सारी चीजें दी गई हैं। जी प्रवेश, जिस तरह से बीजेपी की तरफ से ये संकल्प पत्र जारी किया गया और नाम दिया गया मोदी की गारंटी, तो उस पर विपक्ष की तरफ से कटाक्ष किए जा रहे हैं। बिल्कुल, देखिए विपक्ष की तरफ से बात करें तो पूरी तरीके से कटाक्ष किया जा रहा है। अभी सांसद संजय सिंह का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि ये संकल्प पत्र नहीं है, मोदी की गारंटी नहीं है, सीधे तौर पर ये जुमलेबाजी है। इसमें जिस तरीके की बातें या जिस तरीके के वादे किए जा रहे हैं वो कभी पूरे नहीं होंगे और सिर्फ और सिर्फ जनता को भ्रमित करने का काम किया जा रहा है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि चुनाव में जिस तरीके से बीजेपी 400 पार का नारा दे रही है, उसके लिए सीधे तौर पर जनता से एक राय मांगी गई थी, राय शुमारी की गई थी, जिसके बाद ये संकल्प पत्र बनाया और 15 लाख से ज्यादा लोगों ने बीजेपी को राय दी थी, अपने अपने मुख्य बिंदु दिए थे। उसके चुनाव के बाद बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र में इनको ऐड किया है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका दर्शकों तक जानकारी पहुंचाने के लिए प्रवेश। आपको बता दें कि आज बीजेपी की तरफ से संकल्प पत्र जारी किया गया और नाम दिया गया मोदी की गारंटी। तो ही विपक्ष की तरफ से बीजेपी के संकल्प पत्र पर जमकर हमला बोला गया है। अब बात करेंगे योगी की दहाड़ जीतेंगे पहाड़ की। तो यूपी के सीएम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ श्रीनगर गढ़वाल में चुनावी जनसभा को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान योगी ने कहा कि आज मुझे अपनी जन्मभूमि लोकसभा सीट पर संवाद करने का मौका मिला है। यहाँ का संवाद मेरे लिए आत्म साक्षात्कार होता है और यहाँ के कड़कड़ में शंकर का वास है। जनसभा में सीएम योगी ने कहा कि माफिया उपद्रवियों को इस लायक नहीं छोड़ा गया है कि उत्तराखंड में घुस सके।
सीएम योगी ने आगे कहा कि विकसित भारत की संकल्पना को आगे बढ़ाने वाला संकल्प पत्र भाजपा की तरफ से जारी किया गया है। वहीं कांग्रेस पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने हमेशा देश की आस्था से खिलवाड़ किया है। इसके आगे उन्होंने कहा कांग्रेस ने शासन में योजनाएं चेहरा देखकर आवंटित होती थी। सीएम ने आगे कहा कि कांग्रेस के कार्यकाल में मंदिरों का पैसा धर्मांतरण के लिए इस्तेमाल किया जाता था। साथ ही कांग्रेस सदैव तुष्टीकरण की राजनीति करती आई है। उनका एजेंडा स्वार्थ व देश के विघटन का था। उन्होंने आगे कहा कि उत्तराखंड का सौभाग्य है कि दोनों सीडीएस उत्तराखंड के पौड़ी जनपद ने दिए हैं। इसके आगे सीएम ने कहा कि आज हमारे देश की सीमाएं सुरक्षित हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने आगे कहा कि आज 3-4 ही जनपदों में नक्सलवाद है, तीसरे कार्यकाल में ये भी खत्म हो जाएगा। इसके अलावा जनता से कहा कि भाजपा को उत्तराखंड से 5 कमल चाहिए। बहनों और भाइयों, ये संवाद मेरे लिए सचमुच, जब मैं देवभूमि उत्तराखंड में आता हूं तो उत्तराखंड की यात्रा और यहां का संवाद मेरे लिए आत्म साक्षात्कार जैसे होता है, एक आध्यात्मिक अनुभूति का अवसर होता है। मैं इस बात को मानता हूं कि यहां के कण कण में शंकर का वास है और इसीलिए तो इसे देवभूमि कहा जाता है। यहां से निकली हुई पवित्र नदियां जब यहां से अपनी पवित्र जल की धारा को उत्तराखंड से नीचे उत्तर प्रदेश पहुंचाती है तो उत्तर प्रदेश भी समृद्धि की एक नई ऊंचाई तक पहुंचता है। और इसीलिए कभी कभी कुछ लोगों को गफलत होती है। वो लोग इस बात को मानते हैं कि उत्तर प्रदेश में अपराधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की जो नीति है हमारी, ऐसा न हो कि उत्तराखंड के अंदर वे आ जाए। मैं कहता हूं चिंतित मत होइए। मैं उन्हें इस बात के लिए पहले ही आश्वस्त करता हूं कि इन माफिया और अपराधियों को मैं इस लायक छोड़ूंगा ही नहीं कि उत्तर प्रदेश की सीमाएं क्रॉस कर पाए। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं राजेश शर्मा। राजेश, आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनसभा को संबोधित किया और वहां पर विपक्ष पर जमकर हमला बोला है। की जो है उत्तराखंड में और उत्तराखंड के 3 जिलों की बात करें, या तो सबसे पहले जो है पौड़ी में उन्होंने धुआंधार जो भाषण दिया है, क्योंकि वो उनकी जन्मस्थल ही है पौड़ी, और पौड़ी में पहली ऐसी ऐतिहासिक उनकी जनसभा रही है और पहली बार ही पौड़ी में उन्होंने जनसभा को संबोधित किया है। और बड़ा उत्साह जो है वो यहाँ के लोगों के बीच में जो है वो देखने को मिला। इसके साथ साथ तमाम आतंकवाद से लेकर तमाम विपक्षी दलों के ऊपर जो है आक्रमण जो है उन्होंने अपने भाषण में किया है। और साथ ही देवभूमि उत्तराखंड के लिए और उत्तराखंड के 5 प्रत्याशी लोकसभा सीट के लिए खड़े हैं, उनके लिए उन्होंने वोट मांगे हैं, वोट की अपील की है। यानी कि उन्होंने कहा है कि जो भूमि में खिलता है तो उसी तरीके की 5 सीटों पर 5 कमल जो है वो चाहिए। तो कहा जा सकता है, देखिए चुनाव प्रचार जो है इस समय पूरे चरम पर है देवभूमि में। अब ज्यादा समय नहीं है, 3-4 दिन जो है शेष बचे हैं। 17 के बाद जो है चुनावी राजनेताओं का जो दौर है, खासतौर से स्टार प्रचारकों का जो दौर है वो लगातार जारी है। आज भी देवनगरी में जो है बड़ी वो देहरादून पहुंचे, देहरादून के बन्नू सरोवर में उन्होंने जनसभा की। उसके बाद जो है रुड़की में उनकी बड़ी जनसभा रही, जिसमें तमाम जो कैंडिडेट भाजपा के खड़े हैं, जो सरकार की योजनाएं रही हैं, जो आज संकल्प पत्र जो है भाजपा के द्वारा जो जारी किया गया, उसकी गिनतियां जो है वो गिनवाते योगी आदित्यनाथ नजर आए। लेकिन कहीं न कहीं एक बड़ी जनसभा और बड़े नेता के तौर पर जिस तरीके से ताबड़तोड़ जनसभाएं जो है वो प्रदेश के अंदर चल रही है, और वहीं
तरफ आज सूबे के जो मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी, वो उत्तर प्रदेश में नजर आए। तो आप ये इससे अंदाजा लगा सकते हैं उत्तर प्रदेश का जो मुखिया है वो देवभूमि में नजर आया, तो वही देवभूमि के जो मुखिया है पुष्कर सिंह धामी, वो पीलीभीत में जो है जनसभा संबोधित करते हुए नजर आया। देखिए, चुनाव का समय बिल्कुल कम है, काउंटडाउन शुरू होने जा रहा है, जनसभाएं जो है विराम में है और इस समय वोटर बिल्कुल टैलेंट है, वोटर जानता है कि उसको किसको मतदान कर रहा है, चाहे कोई भी पक्ष पार्टी हो, कोई भी लोग जो है या बहुत बहुत शुक्रिया आपका दर्शकों तक जानकारी पहुंचाने के लिए राजेश जी। आपको बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से आज श्रीनगर गढ़वाल में जनसभा को संबोधित किया गया। बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में जनसभा की। अब बात करेंगे समीकरण साधा अलग स्टेट का वादा। तो बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती ने रविवार को मुजफ्फरनगर से जाट और दलित मुस्लिम मतदाताओं को साधने का प्रयास किया है। तो वहीं उन्होंने मंच से पश्चिमी यूपी को अलग राज्य बनाने को लेकर बड़ा वादा किया है। उन्होंने कहा कि टिकट बंटवारे में प्रत्येक वर्ग के लोगों को वरीयता दी जाएगी। सपा सरकार में मुजफ्फरनगर में इतनी दहशत पैदा की गई कि मुस्लिम समाज के प्रतिनिधि चुनाव लड़ने के लिए तैयार नहीं थे। इसी वजह से अति पिछड़ा वर्ग के प्रत्याशी को मैदान में उतारा गया। इसके आगे कहा कि आजादी के बाद से सत्ता कांग्रेस के हाथों में रही है। बीजेपी की मानसिकता भी संकीर्ण है। भाजपा सत्ता में नहीं लौटेगी। अब भाजपा की नाटकबाजी या जुमलेबाजी काम आने वाली नहीं है। बता दें कि मायावती ने चौधरी चरण सिंह को भी याद किया। उन्होंने कहा कि बसपा की सरकार बनी तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश को अलग स्टेट बनाने के लिए काम किया जाएगा। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं प्रशांत त्यागी। प्रशांत, बसपा की तरफ से मुजफ्फरनगर को और पश्चिमी यूपी को एक अलग स्टेट बनाने का वादा कर दिया गया है। जी बिल्कुल, आज बसपा सुप्रीमो मायावती मुजफ्फरनगर और सहारनपुर में पहुंची थी। यहाँ उन्होंने चुनावी सभाओं को संबोधित किया, साथ ही लोगों से जन समर्थन मांगा। उन्होंने कहा कि अगर बसपा सत्ता में आती है तो कहीं ना कहीं पश्चिम उत्तर प्रदेश की जो मांग लंबे समय से चली आ रही है उसको वो पूरा करने का काम करेंगी और उसको लेकर संकल्पबद्ध भी हैं। उन्होंने इसके अलावा दलित और मुस्लिम मतदाताओं को भी कहीं ना कहीं एक मंच पर लाने का प्रयास किया। कहा कि जो सपा और कांग्रेस का गठबंधन है ये कहीं ना कहीं भाजपा की बी टीम बनकर काम कर रहा है और हमारा जो मुकाबला है सीधा भाजपा से है। भाजपा पर भी उन्होंने सीधा निशाना साधते हुए कहा कि जिस प्रकार से देश के अंदर सरकारी एजेंसियों का प्रयोग राजनीतिक दलों के खिलाफ हो रहा है, यह कानून और संविधान की भी हत्या है। जी, जिस तरह से बसपा की तरफ से बसपा प्रमुख मायावती की तरफ से कहा गया है, इसका क्या कुछ असर चुनाव पर देखने को मिलेगा? जी बिल्कुल, बात करें पश्चिम उत्तर प्रदेश में दलित मतदाताओं की काफी अच्छी संख्या यहाँ पर मानी जाती है। साथ ही बसपा ने जिस प्रकार से पश्चिम उत्तर प्रदेश के अंदर जातीय समीकरण को ध्यान में रखते हुए इस बार टिकट वितरित किए हैं, तो कहीं ना कहीं भाजपा का भी ये मामला यहाँ पर बिगड़ता नजर आएगा। क्योंकि जिस प्रकार से मुजफ्फरनगर में प्रजापति, सहारनपुर में मुस्लिम और कैराना में उन्होंने ठाकुर प्रत्याशी को टिकट दिया है, मेरठ में त्यागी को दिया है, तो कहीं ना कहीं जो भाजपा का परंपरागत वोट बैंक है उसी समाज के व्यक्तियों को भी टिकट देकर बसपा ने भाजपा के लिए भी चिंता की लकीरें जरूर खींच दी है। इसका परिणाम 19 अप्रैल को जो चुनाव होगा वो साफ साफ दिखाई देगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका दर्शकों तक जानकारी पहुंचाने के लिए। अब बात करेंगे सपा की तैयारी और 7 की सूची जारी। तो लोकसभा चुनाव के लिए मद्देनजर समाजवादी पार्टी की तरफ से एक और लिस्ट जारी कर दी गई है। इस लिस्ट में 7 उम्मीदवारों के नाम सामने आए हैं। लिस्ट में फूलपुर से अमरनाथ मौर्य को, श्रावस्ती से राम शिरोमणि वर्मा और डुमरियागंज से भीष्म शंकर तिवारी, जबकि संत कबीर नगर से लक्ष्मीकांत उर्फ पप्पू निषाद को टिकट दिया गया है। इसके अलावा सलेमपुर से सपा ने रमाशंकर राजभर को चुनावी मैदान में उतारा है। तो वहीं जौनपुर से बाबू सिंह कुशवाहा, तो मछली शहर से अखिलेश ने प्रिया सरोज को टिकट दिया है। बता दें कि समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में 80 में से 63 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, जबकि 17 सीटों पर
कांग्रेस अपनी किस्मत आजमा रही है। सपा अभी तक कई सीटों पर उम्मीदवार बदल चुकी है। इसकी शुरुआत बदायूं से की गई थी। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं कौशलेंद्र उपाध्याय। कौशलेंद्र, समाजवादी पार्टी की तरफ से आज 7वीं सूची जारी की गई है। ये आपको बताएं कि समाजवादी पार्टी की तरफ से 7वीं सूची और 7 कैंडिडेटों की घोषणा भी कर दी गई है, जिसमें जो समाजवादी पार्टी की जो पीडीए का जो नारा है उसको देखते हुए प्रत्याशियों की घोषणा की गई है। और जो समाजवादी पार्टी से 2022 का जब विधानसभा का इलेक्शन था उससे पहले जो तमाम लोग समाजवादी पार्टी में आए हुए थे लेकिन उस समय उनको टिकट नहीं मिला था, उनको भी कुछ लोगों को टिकट समाजवादी पार्टी ने आज दिया है। जैसे हरिशंकर तिवारी के बेटे कुशल तिवारी, ये 2022 के इलेक्शन से पहले पूरा परिवार इनका समाजवादी पार्टी में जुड़ा हुआ था, लेकिन वहां पे जो है विनय शंकर तिवारी को चुल्लूपार से विधानसभा टिकट नहीं मिला, लेकिन चुनाव हार गए। अब उनके बड़े बेटे, क्योंकि इस समय हरिशंकर तिवारी की ये है नहीं इस दुनिया में, लेकिन उनके बड़े बेटे को डुमरियागंज से प्रत्याशी बनाया गया। हालांकि वो डुमरियागंज और संत कबीर नगर से ही टिकट की मांग भी कर रहे थे, लेकिन डुमरियागंज से उनका टिकट फाइनल हो गया। वहीं बात करें अगर संत कबीर नगर से, तो पप्पू निषाद जो समाजवादी पार्टी की जब सरकार थी तो मंत्री थे और वो स्थानीय नेता हैं। वहाँ भारतीय जनता पार्टी के जो नेता प्रवीण निषाद हैं वो गोरखपुर से है, लेकिन जो है वहाँ पे स्थानीय नेता को टिकट देके समाजवादी पार्टी ने सबको चौंका दिया है। अब बात करें सबसे महत्वपूर्ण जो टिकट हुआ है बाबू सिंह कुशवाहा का। हालांकि बाबू सिंह कुशवाहा दागदार नेता रहे हैं, बसपा सरकार में नचारम घोटाला हुआ था, उसमें वो आरोपी बनाए गए थे, जेल भी गए थे, लेकिन समाजवादी पार्टी ने उनको जौनपुर से टिकट दे दिया है। कौशलेंद्र, जिस तरह से 7 सीटों पर प्रत्याशियों का नाम घोषित किया गया है और उसमें सबसे चर्चित नाम जो है बाबू सिंह कुशवाहा का है, उनको लेकर के तो कहा जा रहा है कि काफी दल बदल करके वो सपा में पहुंचे हैं और फिर से उनको समाजवादी पार्टी की तरफ से प्रत्याशी बनाया गया है। जौनपुर में किस तरह के माहौल दिखाई दे रहा है उनका जब नाम घोषित हुआ उसके बाद, और समाजवादी पार्टी के अंदर किस तरह का माहौल है? जी बिल्कुल, देखिए आपको बताएं कि जो टिकट बाबू सिंह कुशवाहा को समाजवादी पार्टी ने दिया है, हालांकि इससे सब जो है तमाम लोग जो है इससे जो है अचंभे में पड़ गए हैं कि आखिर में बाबू सिंह कुशवाहा को समाजवादी पार्टी क्यों चुनाव लड़ा रही है और उनको भी जौनपुर सीट से जो महत्वपूर्ण सीट है उनको वहां से टिकट दे रही है। आखिर क्या कारण है, जबकि जो है वो दागदार छत्ती के नेता रहे हैं, लेकिन उनको समाजवादी पार्टी ने जो टिकट दिया है उस पे अगर समाजवादी पार्टियों से जब नेताओं से अगर बात की गई तो उन्होंने कहा कि अगर इस तरह से देखेंगे तो जो सत्ता पक्ष है उनके भी कई लोग ऐसे हैं जो समाजवादी पार्टी के बड़े बड़े जो है चर्चित चेहरे और वो बदनाम चेहरे, वो अन्य पार्टियों से भी उनको टिकट मिला हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका दर्शकों तक जानकारी पहुंचाने के लिए कौशलेंद्र। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी की तरफ से आज 7वीं सूची जारी की गई है, जिन पर 7 सीटों पर प्रत्याशी तय किए गए हैं, जिनमें सबसे चर्चित सीट जौनपुर की है। अब बात करेंगे 24 की लड़ाई यूपी पर चढ़ाई की। तो मिशन 80 के तहत बीजेपी ने जो रणनीति बनाई है उसमें हिंदू वोट को एकजुट करना है और तुष्टीकरण की नीति को लेकर विपक्ष पर जबरदस्त प्रहार करना है। पीएम मोदी से लेकर शाह तक सभी राम मंदिर निर्माण से बने माहौल को चुनावी सभाओं में उठा रहे। मुरादाबाद यानी वेस्टर्न यूपी में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कह रहे थे कि जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश करेगा वही पूरा यूपी करेगा। मतलब अगर बीजेपी पश्चिम उत्तर प्रदेश में वोटर्स को समझाने में कामयाब रही तो मिशन 80 अचीव हो सकता है। पहले चरण में जिन 8 सीटों पर मतदान होने हैं उनमें 2019 के चुनाव में बीजेपी 5 सीटों पर हार गई थी। केवल मुजफ्फरनगर, कैराना और पीलीभीत में ही बीजेपी जीत हासिल कर पाई थी। समाजवादी पार्टी ने मुरादाबाद और रामपुर की सीट पर कब्जा किया था, तो सहारनपुर, बिजनौर और नगीना में बीएसपी के उम्मीदवार ने जीत हासिल की थी। बता दें कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कुल 27 सीटें हैं, जिनमें पिछले चुनाव में बीजेपी ने 19 पर जीत हासिल की थी। इस चुनाव में सभी सीटों पर बीजेपी जीत हासिल करने का लक्ष्य रखी है और इन 8 सीटों पर मुस्लिम वोट बहुत महत्वपूर्ण है। सहारनपुर में मुस्लिम वोट करीब 39% है, वहीं कैराना में मुस्लिम मतदाताओं की संख्या की अगर बात करें तो यहाँ तकरीबन 38% मुस्लिम मतदाता हैं। अगर हम बात करें मुजफ्फरनगर में मुसलमानों की आबादी की तो 37% है, बिजनौर में यही आबादी
38% से ऊपर है और नगीना में 42%, तो मुरादाबाद में 45% और रामपुर में सबसे अधिक 49% मुस्लिम आबादी है। वही पीलीभीत में 25% मुस्लिम आबादी है। यानी कि इन सीटों पर बीजेपी को अगर कमल खिलाना होगा तो उन्हें एक मुश्त हिंदू वोट एकजुट करना होगा। यही इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं संदीप मिश्रा। संदीप, बीजेपी की तरफ से पश्चिमी यूपी में जीत को हासिल करने के लिए नई रणनीति तैयार की जा रही है और हिंदू मतदाताओं को एकजुट करने का प्लान तैयार किया जा रहा है। देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पे जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी जो है इस बार जो है कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती है, खासकर पश्चिम उत्तर प्रदेश में। शायद सबसे ज्यादा वजह यही है कि अब तक के सबसे ज्यादा जो दौरे हुए हैं वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश से देखने को मिले हैं। यानी कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात कर लें या हम अमित शाह की बात करें, गृह मंत्री की, तो लगातार जो है दौरे करते नजर आ रहे हैं। इससे पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी लगातार पश्चिमी उत्तर प्रदेश को साधने का काम किए हैं। कहीं ना कहीं जो 2019 के जो चुनाव हुए थे उस 19 में बहुजन समाज पार्टी को कहीं ना कहीं फायदा मिला था पश्चिमी उत्तर प्रदेश से। इसके साथ ही साथ अर्ली जो 7 पे थी वहां उनको फायदा मिला था। लेकिन साफ है कि जो 8 सीटें हैं ये काफी महत्वपूर्ण सीटें पश्चिम की पहले चरण की, और इन्हीं को साधने का पूरा तरीके से भारतीय जनता पार्टी को प्रयास है। खासकर हिंदुत्व वर्ग को सबसे ज्यादा संभालने का, अपने साथ खींचने का जो इरादा है उस पर काम करती हुई नजर आ रही। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका दर्शकों तक जानकारी पहुंचाने के लिए संदीप। अब बात करेंगे ग्लैमर की बरसात दांव पर साख की। तो हिमाचल प्रदेश में आखिरी चरण के तहत वोटिंग कराई जाएगी। ऐसे में यहां पर चुनाव को लेकर धीरे धीरे हलचल तेज हो रही है। कांग्रेस इस बार बीजेपी को कड़ी टक्कर देने के मूड में है। ऐसे में वहां कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती। हिमाचल चुनाव को लेकर लोगों की दिलचस्पी कंगना रनौत के मुकाबले की वजह से, तो वहीं दूसरी ओर राज परिवार से ताल्लुक रखने वाले विक्रमादित्य कांग्रेस से प्रत्याशी हैं। बीजेपी की तरफ से ग्लैमर की बरसात बिछाई गई है, तो कांग्रेस की तरफ से राजा की साख दांव पर लगी है। पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश में लोकसभा की 4 सीटें आती हैं, जिसमें कांगड़ा, मंडी, हमीरपुर और शिमला की सीटें शामिल है। शिमला की अनुसूचित जाति के लिए रिजर्व सीट है। इन सभी सीटों पर एक ही चरण में वोटिंग कराई जाएगी। यहां पर 7वें और अंतिम चरण के तहत 1 जून को वोटिंग कराई जाएगी और 4 जून को मतगणना होगी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।